गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, बिट्टू सर गया चैनल में आप लोग को स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पार्ट 12 में आपने अपरमेय के जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में सीखे थे। आज हम पार्ट 13 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब संख्याओं के प्रकार जो है, तो सबसे पहले जानते हैं संख्या होती है क्या। अंकों के मेल को कहते हैं संख्या। जब अंक मिलती है तो बनती है संख्या। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। अंक मिलने से क्या बनती है संख्या। जैसे 2 अंक है और 3 अंक है, ये दोनों मिलने से एक संख्या बनी 23, 23। 23 से क्या बन गई, संख्या बन गई। तो अंकों के समूह को या अंकों के मेल को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं संख्या के प्रकार के बारे में। संख्या के प्रकार में सबसे पहला जो आया आपका प्राकृत संख्या। सबसे पहला आया प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या को। तीसरा आपका पूर्णांक संख्या, जिसको कहते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या कहते हैं इंटीजर नंबर। सम संख्या, जिसको कहते हैं इवन नंबर। और विषम संख्या, जिसको कहते हैं ऑड नंबर। और भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो बारी बारी से हम सभी नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर का नाम से पता चल रहा है नेचुरल, यानी जो गिनती में प्रयुक्त होने वाली जो संख्याएं होती है उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती में जो संख्याएं प्रयुक्त होती है उस संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी काउंटिंग के संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। सीधा बोल सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। इसको एन से सूचित किया जाता है, कैपिटल एन से। तो एन बराबर गिनती कहाँ से होती है, 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब कौन सी संख्या का लाएगी, हमारा प्राकृत संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किस संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या में जब जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो बनता है पूर्ण संख्या। या सिंपल बोल सकते हैं प्राकृत संख्या में जब जीरो शामिल कर देते हैं इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। या बोल सकते हैं जीरो से लेकर के गिनती की संख्या को, जीरो से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसे W से सूचित किया जाता है। इसको जो सूचित किया जाता है ये W से। और W बराबर कहाँ शुरू होगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो पूर्ण संख्या बिल्कुल बारी से समझिएगा, जीरो से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या जीरो से लेकर प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो कौन संख्या बनेगा, पूर्ण संख्या से W सूचित किया जाता है। अगला है पूर्णांक संख्या। तो पहले ये दोनों चीजों को समझ गए होंगे। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और जीरो से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एकदम बारीकी से समझिए। इसे W सूचित किया जाता है, इसे N से। और उस चलिए इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर कहते हैं किसको, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंटीजर नंबर के बारे में इसको उतार लीजिएगा आप लोग। इंटीजर नंबर किसको कहते हैं। पूर्णांक संख्या के बारे में हम बताए थे कि प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक में जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो जो संख्या का समूह बनता है उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक में जीरो को शामिल कर देने से जो संख्या का समूह बनता है उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें जीरो शामिल कर दिया, इसी का ऋणात्मक प्राकृत का -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। सीधा ये समझिए, ये एक से इधर जो होता है इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और इधर -1 -2 -3 होता है, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। इधर होता है पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो जो होता है नो निगेटिव और नो पॉजिटिव इंटीजर, ना तो निगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो पूर्णांक संख्या के बारे में समझ गए होंगे।
अब हम चलते हैं सम संख्या के बारे में, इवन नंबर के बारे में। चलिए, इवन नंबर किसको कहते हैं? बहुत लोग के बच्चे को ऐसा परिभाषा होता है कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उस संख्या को बोलते हैं सम संख्या। लेकिन आगे जाकर के हमारा ये परिभाषा गलत होगा, क्योंकि -4 भी तो 2 से विभाजित है -2 बार में, तो क्या -4 एक सम संख्या हो जाएगा? नहीं। तो इसका सही डिफिनेशन ये होगा, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे कहते हैं सम संख्या। वो प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वे प्राकृत संख्या जो 2 से, प्राकृत संख्या मतलब क्या? 1 2 3 4 5, इसमें से वह संख्या जो 2 से विभाज्य है। तो जैसे क्या हो गया? 2 4 6 8, ये सब क्या है? इवन नंबर। तो वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित, प्राकृत संख्या का वह समूह जो 2 से विभाजित हो जाता है उसको कहते हैं हम लोग सम संख्या, इवन नंबर। और विषम संख्या वही प्राकृत संख्या का, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे हो गया 1 3 5 7 9, ये सब क्या हो गया? विषम संख्या। और 2 4 6 8 क्या हो गया? सम संख्या। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो उसको सम संख्या, और वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसको कहते हैं विषम संख्या। आइए हम चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृत संख्या, या बोलेंगे एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य से भी विभाज्य हो, स्वयं और एक के अलावा अन्य से भी विभाज्य हो, तो वे संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या। वे एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक, स्वयं और एक के अलावा अन्य से भी विभाजित हो, यानी कह सकते हैं वे संख्या प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। 2 से कितना हो? अधिक हो, 3 गो हो, 4 गो हो, जैसे समझेगा। जैसे अगर 4 लिया जाए तो 4 जो है स्वयं 4 से विभाजित है, 1 से भी विभाजित है और अन्य से भी विभाजित है, 2 से भी। तो 4 जो कहलाएगा हमारा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर 2 का बात किया जाए कि यह स्वयं और एक के अलावा अन्य से विभाजित नहीं है, तो वैसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसके गुणनखंडों की संख्या देखिए 2 गो है, इसके गुणनखंड की संख्या 1 2 3 गो है। तो वैसी प्राकृत संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसको भी बोल सकते हैं भाज्य संख्या। या वैसी प्राकृत संख्या एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित हो, एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित हो, उसको भी बोल सकते हैं हम लोग भाज्य संख्या। एक से बड़ा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक तो कभी हो ही नहीं सकता, एक केवल स्वयं से हो रहा है और किसी से तो होगा नहीं। तो केवल ये समझिएगा, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित हो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। अब एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित नहीं हो, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित नहीं हो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। बस केवल इसमें यही होगा, अभाज्य संख्या में केवल यही होगा, अन्य से विभाजित नहीं होगा, केवल एक और स्वयं से होगा, केवल एक और स्वयं से होगा। तो वैसी संख्या को बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित नहीं होगा तो अभाज्य संख्या, और एक और स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित होगा तो भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की एग्जाम्पल हो गया 2 3 5 7 ... अभाज्य संख्या हो गया 4 6 7 8 9 10, ये सब हो गया। क्योंकि 9 भी होगा, क्योंकि एक और 9 के अलावा 3 से भी विभाजित है। तो बिल्कुल इतने प्रकार के आप संख्या के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो चलेंगे सभी संख्याओं के बारे में कुछ और जानेंगे। ये देखिए, प्राकृत संख्या में हम जाने थे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, और 0 से लेकर गिनती की जो संख्या होगा, यानी प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देंगे
तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होगा? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के ऋणात्मक में 0 को शामिल कर देने से पूर्णांक संख्या। सम संख्या वह प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता था, उसको सम संख्या। विषम संख्या वह प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता था, उसको विषम संख्या। भाज्य संख्या 1 से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो 1 और अपने के अलावा अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसे कहेंगे भाज्य संख्या। या आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं वह प्राकृत संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। जैसे 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4, जिससे जिससे विभाजित होता है वह होता है उसका गुणनखंड। तो 1, 2, 4 इसके 3 गुणनखंड है, तो 2 से अधिक गुणनखंड है, तो यह भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कहते हैं 1 से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्लियर हो गया होगा? तो अब हम चलते हैं कुछ प्राकृत संख्या के बारे में समझते हैं। पूछता है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? n × n + 1/2। प्रथम n का मतलब क्या हुआ? जैसे कहेगा कि 1 से 50 तक प्राकृत संख्या के योग निकालिए, तो इसके लिए हम यहाँ n बराबर कितना होगा? 1 से 50 गो में 50 गो हो जाएगा। यहाँ n का मान हम क्या करेंगे? रख करके निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला पूछ सकता है प्रथम n प्राकृत संख्या का वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वर्ग का योग का। वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है n × n + 1 2n + 1/6। n × n + 1 2n + 1/6 ये प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला है। वर्गों का योग यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरह से अगर जितना भी रहे तो n लगा करके हम इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तीसरा है प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। घनों का योग, तो घनों का योग का फॉर्मूला जो होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। क्या क्या होता है? होल स्क्वायर। n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है घनों का योग। घन माने क्यूब, उसका पावर 3 वाला। तो अगर प्राकृत संख्या n प्राकृत संख्या का केवल योग पूछे तो n × n + 1/2। n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछे तो n × n + 1 2n + 1/6 लगा देंगे वर्गों का योग में। अब घनों का योग पूछे, क्यूब का योग पूछे तो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे यहाँ प्राकृत संख्या में वर्गों का योग, घनों का योग और सिंपल n प्राकृत संख्या का योग का बारे में। चलिए अब समझते हैं हम, थोड़ा सा आता है उसमें सम संख्या, विषम संख्या। अगर प्रथम n सम संख्या का योग पूछेगा तो n × n + 1 होता है। n × n + 1 होता है। प्रथम n सम संख्या का योगफल का फॉर्मूला n × n + 1 केवल लगा देंगे। अब प्रथम n विषम संख्या का अगर योगफल पूछे तो हो जाता है n²। अगर 20 का पूछेगा विषम संख्या का तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 × 400। बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए कि 3 को पूछे तो देखिए 3 को निकालते हैं। प्रथम विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो देखिए 3 है तो n का मान कितना हो गया? 3। इसका योग निकालना तो केवल स्क्वायर कर लीजिए। 3 3 क्या गया? देखिए 5 3 8 8 1 9 हो गया कि नहीं? 5 3 8 8 1 9। तो विषम संख्या के योग पूछेगा तो n² और सम संख्या के योग पूछेगा तो n × n + 1। बस चीजों को समझ गए होंगे। एक चीज और इसमें जानिए, आपको आता है कि अगर लगातार प्राकृत संख्या का क्रम क्या होगा? पहला प्राकृत संख्या 1 से तो दूसरा होगा x + 1, तीसरा होगा x + 2, इसी तरह से इस क्रम होता है। इसका यूज हम लोग करेंगे माध्य माध्यिका बहुलक निकालने के लिए। संख्या कहेगा 5 संख्याओं का 5 प्राकृत संख्या के योग इतना है तो प्रथम संख्या क्या होगा या पांचों संख्या क्या होगा, उसमें इसका यूज किया जाता है। इसमें x का मान होता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, माने कि 1 बराबर देखिए 1 रखिएगा, यहाँ 1 रखिएगा तो 1 कितना हो गया? 2। यहाँ 1 रखिएगा तो 1 कितना गया? 3। देखिए सभी प्राकृत संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम माने कि प्राकृत संख्या क्रम क्या होता है? अगर प्रथम प्राकृत संख्या 1 है तो अगला होगा x + 1, अगला होगा x + 2, अगला होगा x + 3, x + 4, x + 5।
ये होता है प्राकृतिक संख्या का। अगर सम संख्या का पूछा जाए तो होता है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इसी तरह से होता है। और जहां x होता है सबसे छोटी सम संख्या यानी कि 2, सबसे छोटी सम संख्या यानी कि 2। तो ये होता है आपका, देखिए पहला जो सम संख्या होता है, अगर x बराबर 2 है तो अगला देखिए 2 2 4, और ये 4 और 2 6, और 6 और 2 x का मान कितना 2 रखेंगे तो 2 4 6 8 इस तरह से आपके सामने आ जाता है। यानी कि इसको कहते हैं पर लगातार सम संख्या का क्रम क्या होगा, तो x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। चलिए हो गया। अगर विषम में पूछेगा लगातार विषम संख्या का क्रम, तो x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये भी होता है डॉट डॉट डॉट। जहां x होता है 1 पर सबसे छोटी विषम संख्या, यानी यहाँ देखिए x बराबर 1 रखे तो देखिए 2 1 3, यहाँ 1 रखे तो 4 1 5, यहाँ 1 रखे 6 7, देखिए सभी विषम संख्या आ रहा है। तो ये होता है विषम संख्या का क्रम। तो बिल्कुल चीजों को आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब थोड़ा सा एक चीज और जानते हैं। अगर हम बात किया जाए इन सभी संख्या के बाद, अगर हम बात किए परिमेय संख्या के बारे में, अगला जो संख्या हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। p q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं। पूर्णांक के मतलब तो समझ ही गए होंगे, यहाँ प्राकृतिक संख्या उसके ऋणात्मक रहेगा। तो ये परिमेय संख्या का परिभाषा हो गया, वह संख्या जिसे p बटा q माने कि भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में, और p q पूर्णांक q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर बात किया जाए तो जितने सारे प्राकृतिक संख्या है सबको सब हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और p q पूर्णांक होता है q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे देखा जाए अगर 1 1 बटा 1, जैसे 2 को 2 बटा 1, p बटा q, p q पूर्णांक q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी सभी के सभी प्राकृतिक संख्या हमारा परिमेय संख्या होगा, सभी के सभी पूर्ण संख्या भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, सभी के सभी हमारा पूर्णांक संख्या भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, सभी के सभी सम संख्या भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, सभी के सभी विषम संख्या भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, सभी के सभी भाज्य संख्या भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, और सभी के सभी अभाज्य संख्या भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि सभी को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p q पूर्णांक q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अभाज्य संख्या में जैसे देखिए 2 4 2 3 5 7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या, जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या व्यवहारित नहीं होता है। इसको भी देखिए नीचे कुछ नहीं तो सबके नीचे एक है कि नहीं छुपा हुआ, p बटा q p q पूर्णांक q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे कुछ नहीं, देखिए 0 केवल नहीं होना चाहिए नीचे, अब p q पूर्णांक होना चाहिए। तो बिल्कुल अब चीजों को समझ गए होंगे। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण माने परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या है, सभी सम संख्या भी परिमेय संख्या है, सभी विषम संख्या भी परिमेय है, सभी भाज्य भी परिमेय है, सभी अभाज्य भी परिमेय है। तो बिल्कुल अब चीजों को समझ लेंगे। अगर आप परिमेय का बात किया जाए तो बस इसका जस्ट उल्टा है कि p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p बटा q के रूप में नहीं, जहां वही है p q पूर्णांक q डज इक्वल टू 0। तो ये सब आपका क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे जिसका वर्गमूल जैसे हो गया √2 √3 पाई 2 प्लस √3, तो ये सब संख्या क्या है, अपरिमेय, इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जब दशमलव बदलेंगे तो दशमलव के प्रसार अशांत अनावर्ती आता है, यानी कि दशमलव अलग अलग संख्या रिपीट करते रहता है, जिसको हम कारण हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल अब चीजों को समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा एक संख्या के बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या समझिएगा, जितने सारे परिमेय संख्या होते हैं और जितने सारे अपरिमेय संख्या होते हैं, इसको मिलाने से जो संख्या का समूह तैयार होता है उसी कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो संख्या का समूह बनता है उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी कहने मतलब पूरे जितने प्रकार की संख्या है सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्या है।
ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, क्योंकि ये भी परमय है तो वास्तविक भी होगा। ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, सभी के सभी क्या है? वास्तविक। अब परमय और परमय को मिलाने से जो संख्या का समूह तैयार होता है उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। चीजों को समझ गए होंगे। अवास्तविक संख्या क्या होता है? जो परमय और परमय जिसमें शामिल नहीं हो उसको कहेंगे अवास्तविक। जैसे रूट अंडर -4, अगर रूट के अंदर रूट अंडर -2, अगर इस प्रकार की संख्या जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। तो रूट अंडर -4, रूट अंडर -2, इसका वर्गमूल ये नहीं बोल दीजिएगा कि -2 होगा, बिल्कुल गलत। इसका आंसर होता है, आपको इंटर क्लास में पढ़िएगा तो 2 आयोटा होता है। आगे हम लोग को पढ़ना है। तो अगर बाहर में रहेगा 4, रूट अंडर 4, तो ये वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल -2 हो सकता है, लेकिन इसका नहीं हो सकता अंदर पे। चीजों को समझ गए होंगे। तो वास्तविक संख्या भी क्लियर हो गया, अवास्तविक संख्या भी क्लियर हो गया। आज तक इतना ही। अब संख्या बिल्कुल पूरा खत्म हो चुका है। अब अगला बेसिक चलेगा आपका। तो आज तक इतना ही।